हेलो दोस्तों, इस चैनल पर आपको बिहार बोर्ड के जितने भी गेस्ट पेपर है सभी के मटेरियल्स प्रोवाइड किए जाएंगे। आज हम क्लास 10th के इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 का क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। अगर आप इतना क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में आपका ना एक क्वेश्चन छूटेगा ना गलत होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है कि यूएनडीपी क्या है। तो यूएनडीपी का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। यह विश्व स्तर की विकास से संबंधित एक संस्था है। राष्ट्रीय विकास परिषद क्या करती है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद पंचवर्षीय यानी वार्षिक योजनाओं का पूर्व मूल्यांकन एवं अनुमोदन करती है। कहने का मतलब है कि आगे आने वाले 5 सालों में क्या क्या करना है, संसाधनों का किस तरह से यूज करना है, उन्हीं सब के प्लानिंग ये करती है। अर्थव्यवस्था का तृतीय क्षेत्र क्या होता है। तृतीय क्षेत्र का मतलब होता है टर्टियरी सेक्टर। तो होता है बैंक, परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन, संचार, व्यापार और अन्य सेवाएं। समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर सरकार का नियंत्रण होता है। एटीएम को विस्तारित करें यानी कि फुल फॉर्म ऑफ एटीएम तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन। आगे है एचडीआर का फुल फॉर्म बताएं। तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी। तो अर्थ का मतलब होता है धन, धन से संबंधित ये व्यवस्था है। इसमें कहा जाता है कि यह आर्थिक गतिविधियों का ऐसा संगठन होता है जिसमें कि लोग अपने काम के लिए मौका ढूंढते हैं। लोग काम क्यों करना चाहते हैं, ताकि उन्हें पैसा मिले और वो अपनी ज़िंदगी आराम से जी ले। तो इस प्रकार अर्थव्यवस्था के अंतर्गत वो सारी एक्टिविटीज़ आती हैं जिसमें से किसी न किसी रूप में पैसे आने लगते हैं, पैसे आने के चांसेस होते हैं, यानी उसमें धन जुड़ा हुआ होता है। अर्थव्यवस्था के 2 कार्यों को लिखें। तो विभिन्न प्रकार की वस्तुएं एवं सेवाओं का उत्पादन करना ताकि लोगों की आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जा सके। रोजगार के अवसर का सृजन करना यानी रोजगार के अवसर को निकालना, उत्पन्न करना ताकि आय में वृद्धि हो सके, लोग के पैसे बढ़ सके और लोग जो है अच्छा जीवन जी सकें। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था समाजवादी और पूंजीवादी के बीच की अर्थव्यवस्था होती है। इस व्यवस्था का उद्देश्य होता है कि वो सूक्ष्म लाभ कमाए, उपभोक्ता को जन्म दे या उसे बनाए, या आर्थिक समृद्धि यानी कोई देश है जो मिश्रित अर्थव्यवस्था के हिसाब से चलती है तो सबका विकास हो और उसमें समानता लाए। जैसे फॉर एग्जांपल आप भारत। सतत विकास क्या होता है। सतत विकास क्या होता है कि इसमें यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वर्तमान में जो विकास चल रहा है वो तो ठीक है, लेकिन भावी पीढ़ी के जो विकास है उसकी भी साथ साथ अभी से देखी जा रही है। और इस प्रकार से जो संसाधन होते हैं उनको इस तरह से यूज किया जाता है कि वो भावी पीढ़ी के लिए भी, मतलब अभी के साथ साथ भावी पीढ़ी भी आराम से उससे विकास कर सके। आगे है आर्थिक नियोजन क्या होता है। तो आर्थिक नियोजन का मतलब होता है कि राष्ट्र जब अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार देश के विभिन्न संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करता है तो वो आर्थिक नियोजन कहलाता है। अर्थव्यवस्था के लिए उपलब्ध संसाधनों का एक ऐसा नियोजन, समन्वय एवं उपयोग है जिससे हम समयबद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्व निर्धारित सामाजिक एवं आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त कर डालते हैं। जैसे कि भारत में जो योजना आयोग है वह 5 सालों के लिए राष्ट्रीय विकास की योजना बनाता है। कहने का मतलब है कि 5 सालों के लिए किस रिसोर्स का किस तरह से यूज करना है ताकि हम अपने गोल को प्राप्त कर सके, विकास कर सके, वही बात यहाँ बोली जा रही है। आगे है मानव विकास रिपोर्ट क्या होता है। तो जो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम है वो इस रिपोर्ट को प्रकाशित करती है। ये किसी भी देश के लिए आर्थिक विकास का एक पैमाना होता है। जैसे ये बताता है कि कौन देश जो है वो कितना डेवलप है, कितना डेवलपिंग है, विकास उसमें हो रहा है या नहीं। बहुत सारे पैमानों को ये देखता है। फॉर एग्जांपल लोगों की तुलना करता है, लोग वहाँ पर कितने पढ़े लिखे हैं, उनकी हेल्थ कैसी है,
और उनका प्रति व्यक्ति आय कितना है। इसके अतिरिक्त नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, मानव विकास सूचकांक इसके अंतर्गत आते हैं। आंतरिक संरचना पर प्रकाश डालें कि आंतरिक संरचना होती क्या है। तो ये वैसी सुविधाएं और सेवाएं होती है जो कि देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण स्थान रखती है, जैसे में कि बिजली, परिवहन, बैंकिंग, स्कूल। अगर ये सब मान लीजिए किसी देश में नहीं होगा तो वहाँ के लोग कैसे विकास कर पाएंगे। स्कूल होना ज़रूरी है तभी तो शिक्षा मिलेगी, बिजली होना ज़रूरी है तभी तो लोग समय से पढ़ाई कर पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे, अस्पताल होना भी ज़रूरी है तभी तो लोग इलाज करा पाएंगे, रेल, सड़क, तभी तो लोग समय से वहाँ पे जा पाएंगे। तो किसी भी देश की आधारभूत संरचना जितनी विकसित होगी उस देश का उत्पादन उतना ही ज़्यादा होगा। आगे है कि आर्थिक सुधारों या नई आर्थिक नीति की 3 विशेषताएं लिखें। तो जो आर्थिक सुधार या नई आर्थिक नीति हमारे देश में लागू हुई थी उनकी 3 विशेषताएं हैं उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। उदारीकरण में आर्थिक सुधारों के अंतर्गत भारत सरकार ने व्यापार एवं उद्योग को अवांछित सरकारी नियंत्रण एवं पाबंदियों से मुक्त कर दिया। बहुत सारे ऐसे भी उद्योग थे, बिजनेसेस थे जिसमें कि देश की सरकार ने उस पर रोक लगा के रखी थी, तो उन सब रोकों को भारत सरकार ने हटा लिया और उदारीकरण की नीति अपनाई। दूसरा है निजीकरण। तो ये दूसरी विशेषता है ताकि निजी क्षेत्र विभिन्न आर्थिक क्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। ऐसे बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां भी हैं जो कि देश में आर्थिक विकास करती ही जा रही है और लोगों को रोज़गार भी दे रही है, पैसे भी दे रही है, नौकरियां भी दे रही है। बस अंतर इतना है कि वो प्राइवेट कंपनी है। ग्लोबलाइजेशन, तो ये सबसे बड़ी नीति थी जिसको अपनाया गया था, जिससे कि अर्थव्यवस्था बहुत अधिक लचीली हुई थी, खुली हुई थी। यानी अब बाहर के देश के भी बाहरी कंपनियां भी हमारे यहाँ आकर व्यापार कर सकती थी। तो ये था आर्थिक सुधारों के 3 मेन इसके विशेषताएं, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। दोस्तों, इसका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुआ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें।